बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर इम्यूनिटी से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पिछले लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो डिटेल में आप लोगों को बता चुके हैं। वो उस पर जो है मैंने डिटेल में लेक्चर्स दिए हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं स्टडी किए तो आप ये वाला लेक्चर, उससे पहले वो वाले लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी हो। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली है क्या चीज़। आज हम इस थर्ड लाइन की इंट्रोडक्शन करेंगे और थर्ड लाइन का जो मैकेनिज्म है, जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, वो डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आज के लेक्चर में जो बेसिक चीज़ें हैं जो थर्ड लाइन में जो अहम किरदार अदा करती है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंट्रोडक्शन करते हैं थर्ड लाइन की। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये स्पेसिफिक रिस्पांस है। ये क्या चीज़ है? स्पेसिफिक रिस्पांस है। और हाँ, ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि पिछले लेक्चर में जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था इम्यूनिटी की तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक एक्वायर्ड होती है और एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है और ये वाली जो इम्यूनिटी है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या चीज़ है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। और इसको हम एडॉप्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं और एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अच्छा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह एडॉप्टिव है और किस तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी है? तो ये इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। सबसे पहले ये बात आप लोग लाजमी याद रखें कि जो भी चीज़ हो, चाहे वो जरासीम हो या किसी भी तरह का कोई केमिकल हो या जो भी चीज़ हो, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है, टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैथोजन किसी तरह का भी है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर या किसी और बंदे के बॉडी का सेल है जो कि हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे मतलब ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो किस तरह एक्टिवेट हो जाता है? एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट लाइन जो है वो सबसे पहले जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट लाइन अगर कामयाब नहीं होता तो सेकंड लाइन, फिर सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन पे बात चली जाती है। और ये थर्ड लाइन जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एंटीजन के लिए, उसी पैथोजन के लिए जो है वो डेवलप होता है। ये किसी और जरासीम के खिलाफ काम नहीं करेगा। मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, पहले ये समझे कि थर्ड लाइन क्या चीज़ है। थर्ड लाइन स्पेसिफिक है। किसी भी तरह की कोई चीज़, कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर हमारे बॉडी के सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है, पराया कोई चीज़ है जिसका कोड, जिसके ऊपर प्रोटीन लगे हुए हैं और वो प्रोटीन हमारे बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। अब सिंपल मिसाल मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अगर ब्लड ग्रुप है, अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड ग्रुप बी दिया जाए, तो अब ये ब्लड ग्रुप बी के ऊपर जो प्रोटीन है वो उस बंदे के अंदर, उसके लिए तो एंटीजन नहीं है, लेकिन उसी का बी जो ग्रुप है, जो बी प्रोटीन है, वो आपके बॉडी के अंदर आ जाए तो आपके बॉडी के अंदर तो बी के लिए कोई प्रोटीन नहीं है, कोई जो है वो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सिर्फ ए को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो वो उसको फौरन कंसिडर करेगा प्रोटीन बी को और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। तो एंटीजन आप लोग समझ ले कि कोई भी प्रोटीन जिसको हमारी बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती तो वो कंसिडर होती है हमारे लिए क्या? एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं? क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और जो हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ कोई प्रोटीन बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। तो आप लोग ये देखें कि ये स्पेसिफिक है, ठीक है। कोई भी जरासीम बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस तरह कोरोना वायरस चला गया तो कोरोना के लिए अलहदा से जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होगी, और आपके बॉडी के अंदर कोई और जरासीम चला गया तो उसके लिए अलहदा से जो है वो इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो हर तरह के जरासीम के लिए अलहदा अलहदा किस्म की इम्यूनिटी डेवलप होती है। इस वजह से इसको हम स्पेसिफिक कहते हैं। और एक तरह के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो एक ही जरासीम के ऊपर जो है वो कारआमद होंगे, दूसरे के ऊपर नहीं होंगे। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी ज़हन में याद रखनी है। अच्छा,
अब आते हैं जो ये हमारा स्पेसिफिक रिस्पांस है, जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये क्या है? ये सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडीज मीडिएटेड, ये दो तरह का है। तो हमारी बॉडी जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो दो तरीकों से काम करता है। एक सेल मीडिएटेड रिस्पांस प्रोड्यूस करता है और दूसरा कौन सा रिस्पांस प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस, या उसको हम ह्यूमोरल रिस्पांस भी कहते हैं। तो इन दोनों में जरा फर्क देखें। जो सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है, रिस्पांस इज गिवन टू एंटीजन थ्रू लिम्फोसाइट्स। कोई जरासीम बॉडी के अंदर चला जाता है, एंटीजन, आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो फॉरन कंसिडर होता है कि बाहर से कोई चीज आई है, तो आपकी बॉडी मैक्रोफेजेस और टी सेल्स के जरिए उसको किल करने की कोशिश करता है। टी सेल क्या चीज है? टी सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट बनते हैं बोन मैरो में, और बोन मैरो में बनने के बाद ये थाइमस में चले जाते हैं और थाइमस में इसकी मैच्योरेशन होती है, तो ये वहां पर मैच्योर होते हैं। इस वजह से इसको हम टी सेल्स कहते हैं। टी फॉर थाइमस, थाइमस से निकला है, ठीक है। तो अगर वो टी सेल्स उसको किल करने के लिए कोई केमिकल बनाता है और उसको डायरेक्टली किल करता है, तो इसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पांस कहते हैं। ह्यूमोरल रिस्पांस या एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस क्या होता है? रिस्पांस रिलेटेड टू एंटीजन एंटीबॉडीज एसोसिएशन। क्या होता है कि हमारे बी सेल्स जो होते हैं, जो एक लिम्फोसाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टी सेल्स और एक बी सेल्स। बी सेल्स जो है वो भी हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बोन के अंदर, और उसकी मैच्योरेशन वहीं पर ही होती है बोन में, तो इस वजह से इसको बी सेल्स कहते हैं, बी फॉर बोन, ठीक है। अच्छा, तो बी सेल्स जो होते हैं वो उसका जो प्लाज्मा होता है वो किस्म का खास किस्म का एक प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। तो उसके प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन बनते हैं, वो प्रोटीन एंटीबॉडीज कहलाते हैं। वो उन एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, और वही एंटीबॉडीज जाकर क्या करते हैं? जरासीम के साथ एक ताल्लुक बनाते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडीज एसोसिएशन, ठीक है। तो वो जो रिस्पांस है वो एंटीबॉडीज फिर मुख्तलिफ तरीके से उस जरासीम के साथ क्या करते हैं, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। तो ये वाला जो रिस्पांस है, ये रिस्पांस, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमोरल रिस्पांस। ह्यूमोरल जो है ये ह्यूमर से निकला हुआ है, और ये ह्यूमर जो है वो लिक्विड को कहते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं, उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और वही एंटीबॉडीज जाके जरासीम के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। तो ये वाला रिस्पांस जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस कहेंगे, या इसको हम ह्यूमोरल रिस्पांस कहेंगे। तो आपके बुक में ये दो चीजें दी गई है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स उधर दिया हुआ है, तो इधर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इजी तरीके से बता दिया। अब ये दोनों जो काम करते हैं, इन दोनों का तरीका सेम है, 5 स्टेप में ये काम करता है, और वही 5 स्टेप दोनों के सेम है। सिर्फ चौथे स्टेप में जो ह्यूमोरल रिस्पांस है वो थोड़ा अलग है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। इधर हम ये चीज डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा, डायग्रामेटिकली आप लोगों को बता दूंगा कि ये किस तरह बनते हैं ये सेल, और ये सेल फिर अटैक किस तरह करते हैं, इसके साथ और तरह के सेल्स किस तरह बनते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल रिस्पांस में क्या फर्क है। सबसे पहले जो इनका एक्शन होता है, जो सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है, जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं जरासीम को। जरासीम आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। किस तरह के रिकॉग्नाइज करते हैं ये आगे जाके डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले काम क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट जरासीम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये किस तरह का जरासीम बॉडी के अंदर आ चुका है। रिकॉग्निशन के बाद फिर क्या करता है? सिलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। वो किस तरह के लिम्फोसाइट्स को सिलेक्ट करेगा? आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं वो जरासीम को रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूं कि जिस तरह आपके डेंड्रिटिक सेल्स है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डेंड्रिटिक सेल्स आर एपीसीज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन को क्या करते हैं? उसके केमिकल्स को प्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है? सबसे पहले जो कंबाइन में आप लोगों को बता रहा हूं ना, तो सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है कि जरासीम आया है, जरासीम को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जरासीम के लिए सेल मीडिएटेड रिस्पांस जनरेट होगा या ह्यूमोरल रिस्पांस जनरेट होगा, तो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, क्या टी सेल जाएंगे या बी सेल जाएंगे।
दोनों में रिस्पांस सेम है। सबसे पहले जरासीम जाएगा, डेंड्रिटिक सेल उसको जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं वो उसको प्रेजेंट करेंगे आपके इम्यून सिस्टम के सामने, और फिर वो सेलेक्ट करेंगे, आपके सेल बॉडी के अंदर सिलेक्शन होगी कि टी सेल्स ने जाना है आगे या बी सेल ने जाना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट होगी। अब सिलेक्शन के बाद एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। अब सिलेक्शन हो गई टी सेल्स की, सिलेक्शन हो गई बी सेल्स की, तो अब टी सेल्स ने आगे जाके एक्टिवेट होना है। अगर बी सेल्स की सिलेक्शन हो गई है तो बी सेल्स ने जाके एक्टिवेट होना है, तो वो एक अलग प्रोसेस होगा। वही सेल फिर जाके लिम्फोसाइट फिर जाके क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेशन के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन। टी सेल जो है वो अगर एक्टिवेट हो गया तो वो भी जरासीम को डिस्ट्रॉय करेगा, बी सेल एक्टिवेट हो गया है तो वो भी जरासीम को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क इस स्टेप में है कि जो हमारा चौथा नंबर स्टेप है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, तो ये जो हमारा टी सेल्स है ये डायरेक्टली कुछ केमिकल्स बनाता है। जो हमारे टी सेल्स होते हैं वो सर्टन टाइप्स ऑफ केमिकल्स बना देता है, वही केमिकल्स वो छोड़ देता है जरासीम के ऊपर और उसी जरासीम को उसी केमिकल्स के थ्रू किल कर देता है। हाँ, अगर बी सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, ह्यूमोरल रिस्पांस जनरेट हो गया है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पांस जो है वो जनरेट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो एग्लूटिनेशन करेगा या न्यूट्रलाइजेशन करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा या अपसोनाइजेशन करेगा। तो अब ये चारों चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि एग्लूटिनेशन क्या होती है। एग्लूटिनेशन ये चीजें आप लोगों ने ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया होगा। ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के साथ हम क्या करते हैं कि हम एंटी सीरा मिला देते हैं ब्लड के ऊपर। अब जो मतलब क्रॉस रिएक्शन होती है, आप लोगों ने देखा कि ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि जब आप उसके ऊपर एंटी सीरा डाल देते हैं तो कुछ ब्लड्स के क्लॉट्स टाइप बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका रिएक्शन पॉजिटिव हो गया है। और इसका रिएक्शन नहीं हुआ इसके साथ, तो वो मिक्स आप लोगों को बिल्कुल जिस तरह का एक किस्म का मशरूब हम बनाते हैं, जिस तरह मतलब रूह अफ़ज़ा टाइप हम मशरूब बना देते हैं, तो उसमें आप लोगों को क्लॉट्स नहीं नजर आते बल्कि वो बिल्कुल कंप्लीटली हल शुद्धा नजर आता है। तो अगर उसके ऊपर एंटीबॉडीज डाल देते हैं और वो नॉर्मल रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर उसके अंदर क्लॉट्स बन जा देते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो आप लोग उसको जरा देख ले, जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा। मैं आप लोगों को सिंपल मिसाल देता हूं, जिस तरह दूध खराब हो जाता है ना, फट जाता है दूध, तो एक क्लॉट्स टाइप बन जाते हैं दूध के, तो उस तरह के क्लॉट्स बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, क्लंपिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जो केमिकल्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो क्लंप हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और टुकड़े से बना देते हैं। तो एक तो ये करता है, ह्यूमोरल रिस्पांस क्या कर देता है, या तो एग्लूटिनेशन करेगा, उसके क्लम्प्स बना देगा। मतलब ब्लड ग्रुप आप लोगों ने देखा होगा कि गलत ब्लड ग्रुप जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर उसके साथ क्या होता है, वो क्लम्प्स बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है और जो है बंदे की डेथ हो जाती है। अब ये जो है प्रेसिपिटेशन क्या चीज है, इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज। एंटीजन का एंटीबॉडीज के साथ एक क्रॉस लिंक बन जाता है, आपस में एक क्रॉस लिंक बनाते हैं। इस हमल को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो तीसरा नंबर है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज जाके जरासीम के मुख्तलिफ साइट्स पे, जो उसके एक्टिव साइट्स होते हैं ना, तो उसके मुख्तलिफ साइट्स पे अटैच होके जरासीम को ब्लॉक कर देते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम में बता दूं, ये जरासीम है फर्ज करो, और ये जरासीम के ऊपर ये साइट्स बने हुए हैं। तो ये एंटीबॉडीज जाके उस वाले साइट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब कोई बंदा है आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको हाथ से मार रहा है और आपने उसके हाथ पकड़ लिए, या किसी दूसरे बंदे ने उसके हाथ पकड़ लिए, तो वो बंदा न्यूट्रलाइज हो गया। अब वो आपको नहीं मार सकता। इस तरह का एक अमल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज जरासीम के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो फिर काम का नहीं रहता, वो आपको नुकसान फिर नहीं पहुंचा सकता। लास्ट पे आता है हमारे पास अपसोनाइजेशन। तो अपसोनाइजेशन क्या है, मेकिंग मार्किंग फॉर फेगोसाइटोसिस। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपके बॉडी के अंदर पेगोसाइट्स मौजूद है। ये पेगोसाइट्स जाके फिर जरासीम को क्या करते हैं, एनगल्फ कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जरासीम किल हो जाता है। लेकिन ये अमल तब होगा जब इसको कोई पेश करेगा आपके सेल्स के सामने
कि ये जो है ये ख़राब सेल जो है या ये ख़राब चीज़ बॉडी के अंदर आ चुकी है, तो जब इसकी प्रेजेंटेशन होगी तो प्रेजेंटेशन के बाद आपके फेगोसाइट जो है वो उसको किल करेंगे। तो सबसे पहले फिर ये क्या करते हैं, अपसोनाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज जाके इसके साथ अटैच हो जाते हैं और इसी सेल को, मतलब ये एंटीबॉडीज इसके साथ अटैच हो गई तो अब ये एंटीबॉडीज इसके कुछ केमिकल्स लेके आपके फेगोसाइट्स तक लेके जाएगा और फेगोसाइट्स के सामने प्रेजेंट करेगा। वही फेगोसाइट्स फिर आएंगे, या फेगोसाइट्स अगर इधर पहुंचते हैं तो वो फेगोसाइट्स रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि इसके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हैं। तो अपसोनाइजेशन क्या होता है कि ये मार्कर बन गया, इस जरासीम के ऊपर अटैच हो गया और ये इसके ऊपर टैग लग गया कि ये जरासीम खतरनाक है, इसको हमने किल कर देना है। ठीक है, तो आपके फिर इम्यून सेल्स आ जाते हैं और वो उस जरासीम को या उस सेल को किल कर देते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं, अपसोनाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा चौथा नंबर स्टेप है, सेल मेडिएटेड रिस्पांस में वो डायरेक्टली किल होते हैं, साइटोटॉक्सिक केमिकल छोड़ देते हैं आपके टी सेल्स और वो उसको किल कर देते हैं। और जो ह्यूमोरल रिस्पांस होता है उसमें एग्लूटिनेशन होती है, उसके क्लम्प्स बन जाते हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका अमल जो है वो स्टॉप कर लेता है, प्रेसिपिटेशन कर देता है, क्रॉस लिंक बना देता है या उसको अपसोनाइज कर देता है, उसके ऊपर टैग लगा देता है कि ये चीज खतरनाक है, इसको फेगोसाइट्स ने किल कर देना है, इसके साथ फेगोसाइटोसिस होना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरीकों से ह्यूमोरल रिस्पांस उसको अपना रिस्पांस शो कर देता है। लास्ट पे हमारे पास 5 नंबर में आता है मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन टी सेल्स भी करते हैं और मेमोराइजेशन बी सेल्स भी करते हैं। मतलब एक जरासीम आपकी बॉडी के अंदर आ चुका है, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बना लिए। ठीक है, आपने आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो गया और वो कामयाब हो गया जरासीम को किल करने में। अब फ्यूचर में अगर वही जरासीम आपकी बॉडी के अंदर आता है तो फिर ये सारे का सारा मामला नहीं होता। फिर क्या होता है कि आपके मेमोरी सेल जो है वो डायरेक्टली जरासीम को रिकॉग्नाइज कर देते हैं और जिस तरह के एंटीबॉडीज या सेल मेडिएटेड रिस्पांस उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हुआ था वही रिस्पांस जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जिस तरह के आप लोगों ने कोरोना पेशेंट में देखा होगा कि पहले जब किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था तो बाद में फिर उनकी बॉडीज में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गए। तो बाद में फिर जो है अगर कोरोना का अटैक उनके ऊपर होता भी है तो उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद है तो फिर उनको वो चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को टीके लगाते हैं बचपन में, जब पैदा होते हैं तो उनको टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन जिसको कहते हैं। ये वैक्सीन आपके बॉडीज के अंदर ये जो है इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप कर देते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। और यही थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कुछ सेल्स होते हैं जो उस मैकेनिज्म को या वो उस केमिकल को, उस जरासीम को फ्यूचर के लिए याद रखते हैं, साल के लिए, 2 साल, 10 साल, 12 साल या पूरी जिंदगी के लिए उसको जो है वो मेमोराइज कर देते हैं। फिर जब फ्यूचर में वही जरासीम आपकी बॉडी के अंदर आते हैं तो फिर उसका आपके जिस्म के ऊपर कोई असर नहीं होता, आपका जिस्म जो है वो उसको जल्दी जल्दी किल कर देता है, आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये 5 चीजें जो है इन दोनों में कॉमन मैंने आप लोगों को बता दी कि इनका रिस्पांस इस तरह होता है। आगे जाके हम फिर पढ़ेंगे कि जो सेल मेडिएटेड रिस्पांस होता है ये टी सेल्स के टाइप्स कितने हैं, ये बनते किस तरह है, ये मेमोराइज किस तरह करता है, बी सेल्स किस तरह बनते हैं, बी सेल मेमोराइज किस तरह करता है, MHC क्या चीज़ है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है। तो ये आपके बुक में अगले टॉपिक्स में है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा। इधर मैं बताऊंगा तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।